बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स पार्ट 1 चैप्टर 8 चैप्टर का नेम है जी वेव्स। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे, हर क्वेश्चन की सेंस के अकॉर्डिंग उसका प्रॉपर आंसर देंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। स्टेटमेंट है, कहता है व्हाट फीचर्स डू लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैव इन कॉमन विद ट्रांसवर्स वेव्स। क्वेश्चन में कहा गया है कि वो कौन सी खसूसियात हैं जो लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसफर वेव्स में एक जैसी पाई जाती हैं। तो आपने लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसफर वेव्स में कॉमन फीचर्स बताने हैं। तो डियर, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो इसमें तकरीबन 4 to 5 कॉमन फीचर्स आपने ज़रूर मेंशन करने होंगे। तो सबसे पहले नंबर पे देखें, कहता है बोथ ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर बट नॉट मैटर। यानी कि दोनों टाइप की वेव्स में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस बट नॉट मैटर। सेकंड पॉइंट मेंशन करेंगे, स्टेशनरी वेव्स पैटर्न कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन बोथ टाइप्स। दोनों टाइप की वेव्स में डिफरेंट स्टेशनरी वेव्स का पैटर्न आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। नंबर 3, बोथ प्रोड्यूस डिस्टर्बेंस इन द मीडियम थ्रू विच दे पास। यानी कि सिंपल आप कह सकते हैं कि दोनों टाइप की वेव्स जो हैं वो मैकेनिकल वेव्स हैं। तो आपको पता है मैकेनिकल वेव में प्रोपेगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। नंबर 4 पॉइंट मेंशन करेंगे, बोथ सेटिस्फाई द इक्वेशन। यानी कि दोनों टाइप की वेव्स जो हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती हैं। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v क्या है स्पीड, f क्या है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा क्या है डिफरेंस वेव लेंथ। लास्ट पॉइंट मेंशन करेंगे, इन बोथ टाइप ऑफ वेव द वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी एंड एनर्जी ऑफ द मीडियम। डियर स्टूडेंट्स, दोनों टाइप की वेव्स के प्रोपेगेशन की जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है नंबर 1 इलास्टिसिटी और नंबर 2 एनर्जिया। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आप गौर कर लीजिएगा, मैं स्टेटमेंट समझा देता हूँ। स्टेटमेंट में कहा गया है कि आपको हम 5 पॉसिबल वेव फॉर्म यहाँ पे दिखा रहे हैं जो कि बेसिकली माइक्रोफोन की आउटपुट है। सेम कंडीशंस पे ये 5 वेव फॉर्म जो आपको नज़र आ रही हैं ये माइक्रोफोन की आउटपुट है, रिजल्ट्स है, जिनको CRO की स्क्रीन पे शो किया गया है। ठीक, आगे कहता है इंडिकेट द वेव फॉर्म। नंबर A, विच ट्रेस रिप्रेजेंट्स द लाउडेस्ट नोट। यानी कि इन 5 वेव फॉर्म में से बताएं कि किस डायाग्राम में जो आवाज़ है वो ऊंची है। नोट क्या है, ऊंची है, लाउडेस्ट है। नंबर वाई में ये आपने मेंशन करना है। नंबर B में पूछ रहा है कि विच ट्रेस रिप्रेजेंट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और किस डायग्राम में, किस वेव फॉर्म में आपको ये नज़र आ रहा है कि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई है। तो ये 2 क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली MCQ है। ठीक है, इसको शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादातर नहीं देखा गया, लेकिन MCQ आपसे पूछा जा सकता है। तो बहरहाल आपको आंसर गौर करना है जी, देखना है, बताना है। तो A में जो डियर स्टूडेंट्स वो पूछ रहा है कि किस वेव फॉर्म में आपको नोट जो है वो ऊंचा दिखाई दे रहा है, सुनाई देगा, लाउडेस्ट। तो ट्रेस शो इन डायग्राम D, यानी कि जो डायग्राम D है ना डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें गौर करें तो लाउडेस्ट जो है ये एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। तो अब इन 5 डायग्राम में अगर आप गौर करें तो किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। एम्पलीट्यूड आपको मालूम है कि डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, जिसका पीक ज़्यादा होगा, यूँ समझ लें। तो अब इन सारी डायग्राम में अगर आप गौर करें तो D वाली डायग्राम में देखें ना, यहाँ पे स्केल की हेल्प से आप अगर लाइन ड्रा करें तो ये सारों से ज़्यादा एम्पलीट्यूड किस में आ रहा है, ये देखें, जैसे कर्सर में मूव ले करके जा रहा हूँ आगे की तरफ, तो एम्पलीट्यूड जो है वो D डायग्राम में ज़्यादा है, ये वाला। सही है, तो इसका मतलब A क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन D। तो D वाली वेव फॉर्म में जो है वो नोट जो है वो लाउडेस्ट होगा। अगर डिस्टेंस हम फ्रीक्वेंसी हाई की बात करें तो अगर पहली A डायग्राम में देखें तो एक साइकिल बन रहा है। याद रहे, ऊपर क्वेश्चन में कहा गया कि सेम कंडीशन, यानी कि 5 डायग्राम के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो क्या है, सेम। तो हम सपोज कर लेते हैं कि फॉर 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के लिए ही ये 5 डायग्राम्स आपको दिखाई गई है। तो इसमें देखें कि अगर A डायग्राम पे गौर करें तो 1 सेकेंड में एक साइकिल आ रहा है, 1 वाइब्रेशन आ रही है ना, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, 1। इस तरह B डायग्राम में अगर आप गौर करें तो ये देखें, ये एक साइकिल, ये दूसरा साइकिल, ये तीसरा साइकिल, तो तकरीबन 3 साइकिल से ज़्यादा साइकिल B डायग्राम में आ रहे हैं।
तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी 3, क्योंकि 1 सेकंड में जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीट होंगी वो आपकी क्या कहलाती है फ्रीक्वेंसी। इसमें 1, इसमें 3, इसमें अगर आप चेक करें तो 1 और ये 2 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं 1 सेकंड में, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2। और यहाँ पे देखें तो साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा, यानी कि एक पीक ये आ रहा है और दूसरा ये आ रहा है, तो इसके कंपैरेटिवली इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है कम, और यहाँ पे भी क्या आ रही है पूरा एक साइकिल रही है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी और कम है। तो यानी कि इन 5 डायग्राम में जो फ्रीक्वेंसी हाई आ रही है वो बी डायग्राम में आ रही है, तो आप बी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी 8.3 की तरफ। 8.3 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इज इट पॉसिबल फॉर 2 आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग स्ट्रिंग टू गिव राइज टू अ स्टेशनरी वेव। डियर स्टूडेंट्स, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कहता है क्या यह मुमकिन है कि 2 आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवल करें इन सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रिंग टू गिव राइज टू अ स्टेशनरी वेव्स। क्या यह मुमकिन है कि 2 आइडेंटिकल वेव्स अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करें अलोंग द स्ट्रिंग तो वो स्टेशनरी वेव्स जनरेट कर सकती हैं, यानी कि स्टेशनरी वेव्स वहाँ पे क्या पैदा होगी, तो आंसर होगा नो, क्योंकि डिस्टेंस क्वेश्चन में कहा जा रहा है सेम डायरेक्शन, तो स्टेशनरी वेव्स के लिए सेम डायरेक्शन का वर्ड नहीं होना चाहिए। सही है, तो आप आंसर देंगे कि नो, it is not possible for 2 identical waves traveling in the same direction along the string to give rise to a stationary waves। तो याद रखिएगा, जब 2 आइडेंटिकल वेव्स सेम डायरेक्शन में along the string ट्रैवल करेंगी तो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस नहीं होंगी। सही है, तो अब कैसे होंगी, तो उसका फिर नीचे हमने आंसर मेंशन किया, ये भी पता होना चाहिए ना। 2 आइडेंटिकल वेव्स कैन प्रोड्यूस स्टेशनरी वेव्स। कहता है 2 आइडेंटिकल वेव्स स्टेशनरी वेव्स पैदा कर सकती हैं ओनली, सिर्फ कब डियर स्टूडेंट्स, इफ दे आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द सेम स्ट्रिंग। सेम स्ट्रिंग के अलोंग अगर 2 वेव्स ट्रैवल करें इन अपोजिट डायरेक्शन तब स्टेशनरी वेव्स पैदा हो सकती है। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्टेशनरी वेव्स पैदा हो गई हैं। ठीक है, तो पहले आपने आंसर को मेंशन करना है नो, फिर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि भाई स्टेशनरी वेव्स जिस तरह आप क्वेश्चन में कह रहे हैं उस तरह से पैदा नहीं हो सकती। हाँ, अगर 2 आइडेंटिकल वेव्स को आप अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द सेम स्ट्रिंग मूव करें तब आपके पास इस तरह की स्टेशनरी वेव्स पैदा हो जाएगी। अगर इस तरह की स्टेशनरी वेव पैदा होती हैं तो डियर आप जानते हैं कि ये जो पॉइंट होते हैं फिक्स्ड पॉइंट, इन्हें हम नोड कहते हैं, और ये जो आपके पास जिसमें पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है एम्पलीट्यूड, वो आपके पास पॉइंट क्या होते हैं एंटी नोड। सही है जी। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स 8.4 कहते हैं अ वेव इज प्रोड्यूस्ड अलोंग अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग बट सम ऑफ इट्स पार्टिकल्स परमानेंटली शो जीरो डिस्प्लेसमेंट, व्हाट टाइप ऑफ वेव इज इट। भाई किस टाइप की वेव आपके पास मौजूद हो जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स के ऊपर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो डियर स्टूडेंट्स, परमानेंटली ज़ीरो। तो आपको पता है कि स्टेशनरी वेव्स आपके पास एक ऐसी वेव है जिसमें कुछ पार्टिकल्स नोड वाले पॉइंट्स पे डिस्प्लेसमेंट क्या करते हैं, ज़ीरो रखते हैं। सही है, और जो एंटी नोड वाले पॉइंट्स पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो आप कौन सी टाइप की वेव यहाँ पे मेंशन करेंगे, स्टेशनरी वेव। तो दिस इज अ स्टेशनरी वेव। The points where particles permanently show zero displacement are called nodes। तो nodes वाले पॉइंट पे यहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो बड़ा आसान सा आंसर था। ये सारे वैसे क्वेश्चन के आंसर जितने भी हम आपको यहाँ पे मेंशन करवा रहे हैं ये आपको टॉपिक के अंदर पढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे तरीके से टॉपिक तैयार है, आपने प्लेलिस्ट में हर टॉपिक की अलग से वीडियो देखी है, तो ये मेरा ख्याल है क्वेश्चन के आंसर मेंशन करना आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको शो इसीलिए करवा रहे हैं कि आपको पता चल जाए कि किस तरतीब से आपने उसका आंसर लिखना है अगर कोई क्वेश्चन आता है तो। सही है ना, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा एक्सप्लेन हम नहीं कर रहे क्योंकि हर चीज़ आपको टॉपिक में अच्छे तरीके से पढ़ाई गई है। यहाँ पे सिर्फ एक तरीका आपको दिखाया जा रहा है कि आपने हर क्वेश्चन की सेंस के अकॉर्डिंग उसका प्रॉपर यानी कि कितना आंसर लिखना है, ये स्केच थोड़ा सा आपको यहाँ पे मिल जाएगा ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। 8.5 कहता है एक्सप्लेन द टर्म क्रस्ट, ट्रफ, नोड एंड एंटी नोड। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन, इनको एक नज़र देख लें। डेफिनेशन में कोई कंसेप्ट तो है नहीं, ये सारी बातें आपको पढ़ाई गई हैं। नेक्स्ट देखें ना, डायग्राम आपने पहले मेंशन करनी है। डायग्राम बनाने के साथ साथ आपने क्रस्ट, ट्रफ, नोड और एंटी नोड को एक्सप्लेन करना है।
क्वेश्चन है जी 8.6, कहता है वाई डज साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड देन इन गैसेज। तो ये भी आपको स्पीड ऑफ साउंड का जब टॉपिक पढ़ा रहे थे तब अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करवाया था और इससे रिलेटेड MCQs भी बनवाए थे। तो बड़ा सिंपल सा है, कहता है द स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम डिपेंड्स अपॉन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी। डियर स्टूडेंट्स, आप रिलेशन जानते हैं, V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट E ओवर रो डेंसिटी। E इसमें क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो अब इस रिलेशन को अगर आप जानते हैं तो इसमें देखें कि इट इज़ ट्रू दैट द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज़ लार्जर देन दैट ऑफ गैसेस। डेंसिटी सॉलिड के केस में क्या होती है, ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द गैसेस, पढ़ाई थी ना ये बात। बट द सेम टाइम यंग मॉडुलस, याद रखिएगा सिर्फ डेंसिटी को नहीं देखना, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, V का रिलेशन डेंसिटी के साथ देखते हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है, इन्वर्स। तो इस रिलेशन के हिसाब से फ़ौरन आंसर दे देते हैं कि भाई अगर डेंसिटी सॉलिड के केस में ज़्यादा है तो स्पीड क्या होगी, कम। इन्वर्स रिलेशन है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं आप, क्या कि आप यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस को भूल रहे हैं। तो इसको भी आपने याद रखना है, ओवरऑल जो रेशो होगी ना वो चेक करनी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। लेक्चर में हमने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ऐसे वर्डिंग के अंदर ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अदरवाइज़ अगर आपने गौर से अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप इस टॉपिक पे वीडियो देखें प्लेलिस्ट में जाके, चैप्टर नंबर 8 की प्लेलिस्ट में जाएं, अलग से टॉपिक देखें स्पीड ऑफ साउंड वाला, ठीक है। उस टॉपिक में अच्छे तरीके से हमने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। फिलहाल आपने कितने क्वेश्चन का आंसर लिखना है वो आपको यहाँ पर हम समझा रहे हैं। तो आपने क्या करना है जी, रेशो देखनी है। तो आगे चलते हैं, कहते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ सॉलिड इज फॉर ग्रेटर देन द बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस। गैस में बल्क मॉडुलस और सॉलिड के केस में यंग मॉडुलस। तो सॉलिड का जो यंग मॉडुलस होगा ये क्या होगा, ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू द बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस। अब आप ज़रा रेशो देख लें। सो द रेशो E ओवर रो इज मच लार्जर फॉर द सॉलिड देन इन गैसेस। तो जो रेशियो है ना E ओवर रो की, ये सॉलिड के केस में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द गैसेस। तो रिजल्टिंग इन द हाई स्पीड ऑफ द साउंड इन सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड के केस में जो स्पीड रहेगी वो हाई रहेगी। अब देखें ना, अगर आप शुरू में ये कहते कि सॉलिड के केस में डेंसिटी ज़्यादा है स्पीड कम है, तो आप सॉलिड के केस में स्पीड कम लगा के आ जाते अगर ये MCQ बन जाए। तो अब आप ये गलती नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको रेशो समझाई जा रही है कि आपने सिर्फ डेंसिटी को नहीं देखना, डेंसिटी के साथ साथ इलास्टिसिटी पे भी गौर करना है, सही है ना, मॉडुलस पे भी गौर करना है। उसके बाद है जी 8.7, कहता है हाउ आर बीट्स यूजफुल इन ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो डियर फ्रेंड्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कोई भी आपके पास हो सकते हैं, तो उनमें बीट्स को आप कैसे यूज़फुल करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, आंसर देखिएगा। बीट क्योंकि आप फार्मूला जानते हैं कि दो बेसिकली ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसीज़ का जो डिफरेंस होता है वो आपके पास बीट कहलाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं द बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू साउंडिंग बॉडीज़। अगर दो आपके पास फॉर एग्जांपल गिटार हैं, एक उसमें कह लें थोड़ा सा फॉल्टी है, पुराना है, ख़राब हुआ पर है थोड़ा बहुत, और एक आपके पास बिल्कुल न्यू एक्यूरेट है, ये दो एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इनको ध्यान में रखिएगा, ये साउंडिंग क्या है, बॉडीज़ है। अब इनकी फ्रीक्वेंसीज़ का जो डिफरेंस होगा ना वो बेसिकली क्या कहलाता है, बीट फ्रीक्वेंसी कहलाता है। कहता है बाय ट्यूनिंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वी मीन टू प्रोड्यूस अ नोट, यानी कि साउंड ऑफ डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए। नंबर 1 द अनट्यून्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक आपके पास गिटार फॉल्टी है और एक क्या है, स्टैंडर्ड है, बिल्कुल ठीक है, न्यू है। अच्छा, अब इन दोनों को आपने क्या किया जी, नोट किया, तो इनका साउंड जनरेट होगा, साउंड इकट्ठा दोनों का प्रोड्यूस होगा, मिक्सअप होकर आपको सुनाई देगा। एट फर्स्ट बीट विल प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द स्लाइट डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ दैम। तो दोनों की फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस आपको क्लियरली नज़र आएगा। नज़र आने से मुराद है कि सुनाई देगा, सही है ना, यानी कि दोनों की फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस होगा, क्योंकि एक आपके पास फॉल्टी गिटार है और दूसरा क्या है, बिल्कुल न्यू है, स्टैंडर्ड है, सही है। तो दोनों की फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो वही बात यहाँ पे वो मेंशन कर रहा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अनट्यून्ड इंस्ट्रूमेंट इज एडजस्टेड आइदर बाय टाइटनिंग ऑफ लूजनिंग ऑफ द नट्स, यानी कि आप अब क्या करें कि जो फॉल्टी आपके पास गिटार है ना उसके नट को आहिस्ता आहिस्ता लूज़ करते जाए, या अगर पहले से लूज़ है तो फिर उसको टाइट करना स्टार्ट कर दें, तो उसकी फ्रीक्वेंसीज़ में क्या आने लग जाएगा, चेंज।
तो एक टाइम आएगा डियर स्टूडेंट्स जब दोनों की फ्रीक्वेंसी इकट्ठी होकर आपको सिर्फ एक नोट सुनाई देगा, और वो क्या होगा, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी होगी। तब आप कह सकते हैं कि इन दिस वे बीट्स बिकम यूजफुल, अब वो बीट आपके लिए यूजफुल है। सही है ना। तो यही आपने उसको समझाना था कि किसी भी ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो बीट प्रोड्यूस होती है उसको आप किस तरह से यूज़फुल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि पहले दोनों की फ्रीक्वेंसीज़ को आपने डिफरेंस वहाँ पे क्रिएट करना है, लेके आना है, फिर उसके बाद आपने एक ऐसा नोट प्रोड्यूस करना है जो कि आपके लिए बीट यूज़फुल हो। तो वो कैसे किए आपको यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेटमेंट है जी 8.8 की, ये भी आपके पास MCQ है। कहता है व्हेन टू नोट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2 आर साउंडेड टुगेदर बीट्स आर फॉर्म्ड। दोनों साउंड्स को अगर आपने इकट्ठा किया F1 और F2 को, तो कंबाइन करने के बाद जो आपके पास बीट फॉर्म हुई उसमें कहता है कंडीशन लगी है इफ़ F1 इज़ ग्रेटर देन F2 व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स। तो अभी आपको बताया है ना कि फ्रीक्वेंसी जो बीट फ्रीक्वेंसीज का क्या रिलेशन है, फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस। तो यहाँ पे देखें 1 में कह रहा है F1 प्लस F2, ये ऑप्शन हो सकती है, नहीं ये तो बीट फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती ना। हाफ F1 प्लस F2 नहीं, F1 माइनस F2 हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसीज में जो डिफरेंस है ना ये बेसिकली बीट फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो जो थर्ड आपके पास ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज F1 माइनस F2, क्योंकि F1 माइनस F2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। सही है। तो सिर्फ आपने यहाँ से इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी थी और वो आपको पता है कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होती है। अच्छा यहाँ पे F2 माइनस F1 भी हो सकता है। सही है, ज़रूरी नहीं है कि F1 माइनस F2 हर जगह होगा, F2 माइनस F1 भी हो सकता है। 8.9 देखें जी, कहता है एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्टेंट एक्सप्लेन एन ऑब्जर्वर सेंस अ ग्राउंड ट्रिमर एंड देन हेयर्स द एक्सप्लेन एक्सप्लेन द टाइम डिफरेंस। डियर स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझा देते हैं। कहता है कि एक ऑब्जर्वर से दूर किसी जगह ज़मीन के ऊपर एक धमाका होता है। सही है। तो उस एक्सप्लेन की वजह से ग्राउंड ट्रिमर यानी कि ज़मीन जो है ना वो थरथराती है। तो ज़मीन की थरथराहट जो है ना उस ऑब्जर्वर को पहले फील होती है और उस धमाके का साउंड जो है वो बाद में सुनाई देता है। तो इसका मतलब ज़मीन की थरथराहट और धमाके की आवाज़ के बिटवीन क्या आ गया, टाइम का डिफरेंस आ गया, क्योंकि थरथराहट उसको पहले फील हो रही है धमाके की, अर्थ की थरथराहट धमाके की वजह से जो ज़मीन का हिलना है, थरथराहट है, वो उसको पर्सन को पहले फील हो गई है, जबकि धमाके की आवाज़ उसको बाद में सुनाई दे रही है। तो यहाँ पे टाइम का क्या आ गया, डिफरेंस। तो वो क्वेश्चन में कहता है कि इस टाइम डिफरेंस को आप एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन समझ आ गया ना। अब ज़रा आंसर देखें। तो डियर स्टूडेंट्स एज साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड, तो अर्थ को आप कंसिडर कर रहे हैं जी सॉलिड, और जो साउंड है ये आपको पता है कि एयर की वजह से, हवा की वजह से ट्रैवल करता है ना। ठीक है, साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो इसका मतलब मीडियम क्या है, एयर। तो अब एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो इसका मतलब अब ज़रा गौर करना है, एक जगह सॉलिड आ गई ज़मीन और दूसरे नंबर पे एयर क्या आ गई, गैसेस। दो सिस्टम आ गए, ठीक है, मीडियम आ गए, एक बन गया सॉलिड और एक गैसेस। अब आप ये बात जानते हैं कि जो साउंड ट्रैवल करता है वो सॉलिड के केस में फास्टर करता है एज़ कम्पेयर टू द गैसेस। अभी आपको प्रीवियस टॉपिक के अंदर भी पढ़ा के आने और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी ऊपर डिस्कस किया है। तो ये बात याद है ना कि सॉलिड के केस में साउंड जो है वो उसकी स्पीड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द गैसेस। अब आगे ज़रा देखिएगा, कहता है द ऑब्जर्वर सेंस ग्राउंड एंड ट्रिमर फर्स्ट। तो ऑब्जर्वर को ज़मीन की जो थरथराहट है वो पहले फील हुई है। क्यों? क्योंकि सॉलिड में स्पीड क्या रहेगी, ज़्यादा, तो वो पहले पहुंच गई ऑब्जर्वर के पास। और एयर में क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो गैसेस में स्पीड क्या रहती है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड, लेस रहती है। तो इसका मतलब फिर उसको साउंड थोड़ी देर बाद सुनाई देगा। बस यही चीज़ आपने डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ड्यूरिंग एक्सप्लेशन द प्रोड्यूस्ड साउंड स्टार्ट्स ट्रैवलिंग थ्रू द एयर एंड अर्थ एट द सेम टाइम ड्यू टू इट्स हाई स्पीड थ्रू द अर्थ द ट्रिमर रीच द ऑब्जर्वर बिफोर देन हेयर्स द एक्सप्लेशन।
क्योंकि उसमें स्पीड ज़्यादा रहेगी सॉलिड में, इसीलिए उसको पहले थरथराहट फील होगी, और गैसेस में आपको पता है स्पीड एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड लेस होती है, तो इसीलिए उसको बाद में आवाज़ सुनाई देगी। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 8.10 है यानी कि 10। ये भी बड़ा आसान सा है कि एक्सप्लेन वाई साउंड ट्रैवल फास्टर इन वार्म एयर देन इन कोल्ड एयर। ये भी आपका एमसीक्यू टॉपिक में करवाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। रिलेशन आप जानते हैं, v = स्क्वायर रूट गामा p ओवर रो। तो यहाँ पे v का रिलेशन डेंसिटी के साथ क्या आ रहा है, इन्वर्स आ रहा है। तो फिर आप कह सकते हैं कि दिस शोज दैट स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी एज डेंसिटी ऑफ वार्म एयर। जो वार्म एयर की डेंसिटी है वो डियर स्टूडेंट्स लो होती है एज़ कम्पेयर टू द कोल्ड एयर। तो इसीलिए आप कहेंगे कि साउंड स्पीड इज़ ग्रेटर इन केस ऑफ वार्म एयर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स 8.11 लास्ट क्वेश्चन है, कहता है हाउ शुड अ साउंड सोर्स मूव विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर सो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स साउंड डज नॉट चेंज। कहता है कि साउंड सोर्स विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर किस तरह से मूव करे कि फ्रीक्वेंसी में चेंज ना आए। डियर स्टूडेंट्स डॉपलर इफेक्ट का ये शॉर्ट क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एमसीक्यू भी बन सकता है। सही है ना, आपको टॉपिक में मैंने ये एमसीक्यू भी बनवाया हुआ है। तो अब देखें, दो ही मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस में चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी में भी चेंज नहीं आएगा। तो अगर एक ऑब्जर्वर आपके पास यहाँ पे मौजूद है और उसके अबाउट सर्कुलर पाथ में सोर्स क्या करता है, मूव करता है, तो अब सोर्स और ऑब्जर्वर के बिटवीन हर पॉइंट पे डिस्टेंस रेडियस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो डिस्टेंस में चेंज ही नहीं आ रहा, तो फ्रीक्वेंसी में चेंज ही नहीं आएगा। सही है, तो एक तो मेथड है ये, और यही चीज़ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए, लिख लीजिएगा, समझा मैंने यहाँ पे दिया है। क्योंकि डिस्टेंस चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा ना। तो यहाँ पे अगर एक सोर्स ऑब्जर्वर के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव करे तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा, चेंज आएगा ही नहीं डिस्टेंस में, तो फ्रीक्वेंसी में भी चेंज नहीं आएगा। एक तो आप ये मेथड मेंशन कर सकते हैं। दूसरा डियर स्टूडेंट्स आप ये मेथड भी मेंशन कर सकते हैं कि इफ़ द सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी, अगर ऑब्जर्वर और सोर्स सेम वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन में मूव करें तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल टू 0। तो जब रिलेटिव वेलोसिटी 0 है तो फिर फ्रीक्वेंसी में चेंज आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो यही चीज़ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सेकंड मेथड में मेंशन की है। तो ये दो मेथड थे जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ ही होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।